कश्मीर का इतिहास एपिसोड 2। नमस्कार, समीक्षा में आपका स्वागत है। कश्मीर के इतिहास के एपिसोड 1 में हमने सतीसर झील से गोनंद वंश तक की पूरी यात्रा को समझा और आज कश्मीर के इतिहास के एपिसोड 2 में हम सम्राट अशोक से लेकर अनुच्छेद 370 और 35A तक की पूरी यात्रा को समझेंगे। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के अधिकांश भाग में एक विशाल साम्राज्य का शासन था, मौर्य साम्राज्य। और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसका विस्तार बिंदुसार ने किया और इसके बाद सिंहासन पर बैठे सम्राट अशोक। कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार अशोक कश्मीर के प्रमुख शासक रहे। उन्होंने वहां श्रीनगरी नामक नगर बसाया था। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि प्राचीन श्रीनगरी ही वर्तमान श्रीनगर है। वहीं कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि प्राचीन श्रीनगरी वर्तमान श्रीनगर से कुछ दूरी पर स्थित थी। कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने कश्मीर में कई स्तूप और बौद्ध विहारों का भी निर्माण करवाया था। सम्राट अशोक के बाद मौर्य सत्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ती गई। उधर उत्तर पश्चिम की सीमा पर नए शासक उभर रहे थे। पहले इंडो यूनानी, फिर शक और फिर एक ऐसा साम्राज्य जिसने केवल भारत में ही नहीं बल्कि मध्य एशिया में भी अपने प्रभाव का विस्तार किया और वो साम्राज्य था कुषाण साम्राज्य। इसी विशाल साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक बने सम्राट कनिष्क। इतिहासकारों के अनुसार कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर का महत्व कहीं अधिक बढ़ गया। यह केवल एक सुंदर घाटी नहीं रही बल्कि विचारों, दर्शन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार का संगम बन गई। रेशम मार्ग से आने वाले व्यापारी, भिक्षु और विद्वान इस क्षेत्र से होकर यात्रा करते थे। बौद्ध परंपराओं के अनुसार सम्राट कनिष्क ने एक महान बौद्ध सभा आयोजित करवाई, चौथी बौद्ध संगीति। इस सभा में अनेक भिक्षु और विद्वान एकत्र हुए। बौद्ध दर्शन पर गहन चर्चा हुई। इसी कारण कश्मीर आने वाली सदियों में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र बन गया। यहाँ धीरे धीरे कश्मीर में पुस्तकालय बनने शुरू हुए, विहार बने, अध्ययन केंद्र स्थापित हुए। इस भूमि से ऐसे महान आचार्य निकले जिनके विचारों ने पूरे भारतीय दर्शन को प्रभावित किया। 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक नए राजवंश का उदय हो चुका था, कारकोट वंश। इसी वंश ने कश्मीर को राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाया और इसी वंश के सबसे शक्तिशाली शासक थे ललितादित्य मुक्तापीड। कल्हड़ की राज तरंगिणी के अनुसार ललितादित्य ने अपने शासनकाल में कई सैन्य अभियान चलवाए और उनकी सेना ने उत्तर पश्चिम से प्रवेश करते हुए कई क्षेत्रों में अपना प्रभाव स्थापित किया। कुछ वर्णनों में मध्य एशिया तक पहुंचने की भी जानकारी मिलती है। 8वीं शताब्दी में सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड ने सूर्यदेव को समर्पित एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। मंदिर की बनावट में कश्मीर के स्थानीय शैली, गंधार कला और गुप्त कालीन स्थापत्य की झलक स्पष्ट दिखाई देती थी। ललितादित्य की मृत्यु के बाद कारकोट वंश पहले जैसी शक्ति बनाए नहीं रख सका। फिर भी एक चीज नहीं बदली, वो थी कश्मीर की विद्या, उसकी संस्कृति, मंदिर, मठ और शिक्षा का केंद्र। 9वीं शताब्दी ईस्वी में कश्मीर में एक नया राजवंश सत्ता में आया, उत्पल वंश। और इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे अवंती वर्मन। इन्होंने कश्मीर की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित किया। उस समय झेलम नदी की बाढ़ खेती को भारी नुकसान पहुंचाती थी। तब राजा ने अपने प्रसिद्ध अभियंता सुय से कहा कि कश्मीर को बाढ़ से कैसे बचाया जाए। तब कहा जाता है कि सुय ने नदी के प्रवाह को नियंत्रित करके जल निकासी सुधारने और कृषि योग्य भूमि बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने में कार्य किए थे। अवंती वर्मन ने एक नया नगर बसाया था जिसका नाम था अवंतीपुर। यहाँ उन्होंने एक भव्य मंदिर का भी निर्माण कराया था जिसके अवशेष आज भी कश्मीर की प्राचीन स्थापत्य कला में देखने को मिलते हैं। ये मंदिर इस बात की गवाही देते हैं कि कठिन समय के बाद भी कश्मीर की कला और संस्कृति जीवित थी। कभी कभी एक रानी भी ऐसा इतिहास लिख देती है कि सदियों के बाद भी उनका नाम चर्चा का विषय बना रहता है। ऐसा ही एक नाम था रानी दिद्दा का।
बचपन से ही उनके एक पैर में कमजोरी थी, लेकिन उन्होंने इसे कभी भी अपनी कमजोरी बनने नहीं दिया। उनका विवाह कश्मीर के राजा क्षेमगुप्त से हुआ और यहीं से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। राजा क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद उनका पुत्र सिंहासन पर बैठा, लेकिन वह अभी छोटा था, इसलिए राज्य की बागडोर रानी दिद्दा ने संभाली। कल्हड़ की राज तरंगिणी में रानी दिद्दा को एक अत्यंत कुशल और कई बार कठोर शासक के रूप में चित्रित किया गया है। सन 1339 ईस्वी में कश्मीर के इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया, जब शाहमीर ने सत्ता संभाली और उनके साथ ही शाहमीर वंश की शुरुआत हुई। 15वीं शताब्दी की शुरुआत में जैन उल आबिदीन सत्ता में आए। जैन उल आबिदीन को उनकी धार्मिक सहिष्णुता, न्यायप्रियता और जन कल्याणकारी नीतियों के कारण कश्मीर का अकबर कहा गया। उन्होंने कृषि को प्रोत्साहन दिया, व्यापार को बढ़ावा दिया और कश्मीर के प्रसिद्ध शिल्पों को संरक्षण किया। इन्होंने विद्वानों, कवियों और कलाकारों का भी संरक्षण किया। 16वीं शताब्दी में चक वंश सत्ता में आ चुके थे और इन्होंने कश्मीर को स्वतंत्र रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन आंतरिक राजनीति, संघर्ष और मुगल साम्राज्य का बढ़ता दबाव उनकी स्थिति को कमजोर करता जा रहा था। 1586 में लंबे संघर्ष के बाद मुगल सेना ने कश्मीर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और इसी के साथ स्वतंत्र कश्मीर सल्तनत का अंत हुआ। जहांगीर को कश्मीर से विशेष प्रेम था। वो कई बार इस घाटी में आए। अपनी आत्मकथा तुझके जहांगीरी में उन्होंने कश्मीर की सुंदरता की प्रशंसा की है। कुछ समय के बाद मुगल साम्राज्य अब पहले जैसा शक्तिशाली नहीं रहा। इसी अवसर का लाभ उठाकर अहमद शाह दुर्रानी के नेतृत्व में अफगान साम्राज्य कश्मीर पर अधिकार कर लिया। 1819 में अफगान शासन समाप्त हो चुका था। 1819 में महाराजा रणजीत सिंह की सेना ने अफगान शासकों को पराजित किया और कश्मीर को सिख साम्राज्य में शामिल कर लिया। इसके बाद लगभग 27 वर्षों तक कश्मीर का प्रशासन लाहौर दरबार के अधीन रहा। महाराजा हरि सिंह का जन्म 23 सितंबर 1895 को राजा अमर सिंह और रानी अमरावती के यहाँ हुआ था। बचपन में ही उनके पिता का निधन हो गया। इसके बाद उनका पालन पोषण महाराजा प्रताप सिंह के संरक्षण में हुआ। उन्हें आधुनिक शिक्षा दी गई और सैन्य परीक्षण भी मिला। हरि सिंह अनुशासन प्रिय और आधुनिक विचारों वाले शासक माने जाते थे। उनके शासनकाल में शिक्षा, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में कई कदम उठाए गए। 1925 में महाराजा प्रताप सिंह के निधन के बाद हरि सिंह जम्मू कश्मीर के महाराजा बने। उस समय उनकी रियासत कश्मीर घाटी तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित एवं अन्य कई विशाल क्षेत्र भी इसका हिस्सा थे। 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान स्वतंत्र हुए। अन्य रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर को भी निर्णय लेना था कि वे भारत में शामिल होंगे या पाकिस्तान में। महाराजा हरि सिंह शुरुआत में किसी भी देश के साथ शामिल नहीं होना चाहते थे। वे जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र रखना चाहते थे। वहीं पाकिस्तान चाहता था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा न बने, बल्कि पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए। लेकिन महाराजा हरि सिंह इस बात के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन गुलमर्ग नाम दिया। मुजफ्फराबाद से हमला शुरू हुआ। रास्ते में बारामूला में बड़े पैमानों में लूटपाट, आगजनी और कई हत्याएं और महिलाओं के साथ अत्याचार हुए। इसलिए कहा जाता है कि 22 अक्टूबर 1947 की तारीख कश्मीर के इतिहास की सबसे काली रात थी। और फिर परेशान होकर राजा हरि सिंह ने 24 अक्टूबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से मदद मांगी। तब पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस शर्त पर मदद करने का वादा किया कि कश्मीर को भारत के साथ आना होगा। और 26 अक्टूबर 1947 को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए, जिसके आधार पर जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा हो गया।
और फिर 27 अक्टूबर 1947 की सुबह भारतीय सेना ने कश्मीर की रक्षा के लिए ऑपरेशन जैक यानी कि ऑपरेशन जम्मू एंड कश्मीर शुरू किया। इस मिशन का नेतृत्व लेफ्टिनेंट जनरल दीवान रंजीत रॉय कर रहे थे। उनके नेतृत्व में एक सिख बटालियन को गुड़गांव से श्रीनगर एयरलिफ्ट कर दिया गया। श्रीनगर में लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत रॉय के नेतृत्व में इंडियन आर्मी ने मोर्चा संभाला और कबायलियों पर कहर बनकर टूट पड़े। आगे दुश्मन की गोली लेफ्टिनेंट कर्नल दीवान रंजीत रॉय के गले में लगने पर उनकी मृत्यु हो गई। यह युद्ध केवल श्रीनगर तक सीमित नहीं था, बल्कि जम्मू कश्मीर, पुंछी, उरी, कारगिल और लद्दाख के भी कई क्षेत्रों में फैल चुका था। युद्ध लगातार खिंचता ही जा रहा था। ऐसे में भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने युद्ध की गंभीरता को समझते हुए प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इस मुद्दे को यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में ले जाने को कहा। हालांकि सरदार वल्लभ भाई पटेल ऐसा नहीं चाहते थे। उनका मानना था कि कश्मीर भारत का इंटरनल मैटर है, इसमें विदेशी देशों का हस्तक्षेप भारत के विरोध में हो सकता है। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और 1 जनवरी 1948 को इस मामले को यूनाइटेड नेशन में ले गए। उन्होंने तर्क दिया कि महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में हस्ताक्षर कर भारत में विलय स्वीकार किया था, लेकिन पाकिस्तानी अवैध रूप से इसके कुछ हिस्से पर कब्जा कर रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को उम्मीद थी यूनाइटेड नेशन भारत के पक्ष में निर्णय लेगा, लेकिन यूनाइटेड नेशन में इस मामले को ले जाना भारत के लिए एक कूटनीतिक भूल साबित हुई। यूनाइटेड नेशन ने सबसे पहले इसे भारत द्वारा उठाया गया जम्मू कश्मीर क्वेश्चन मानने के बजाय इसे इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन में बदल दिया। इस तरह मामला आंतरिक सुरक्षा का मामला न होकर 2 देशों के बीच के विवाद में तब्दील हो गया, जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बराबरी का दर्जा मिल गया। 21 अप्रैल 1948 को यूनाइटेड नेशन ने प्रस्ताव पास किया कि कश्मीर में शांति बनाई जाए, पाकिस्तानी नागरिक घुसपैठिए बाहर जाएं, भारतीय सेना कम हो और फिर निष्पक्ष जनमत संग्रह कराया जाए। पाकिस्तान द्वारा अपनी सेना और घुसपैठियों को पूरी तरह से न हटाने के कारण जनमत संग्रह की शर्त कभी लागू नहीं हो सकी। जहां जिस पक्ष का नियंत्रण था वहीं एक युद्ध विराम रेखा निर्धारित की गई। भारत के हिस्से में जम्मू कश्मीर का 65% हिस्सा आया, वहीं पाकिस्तान के कब्जे में 35% हिस्सा आया, जिसे 1972 के शिमला समझौते के बाद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके के नाम से जाना गया और युद्ध विराम रेखा को लाइन ऑफ कंट्रोल यानी एलओसी में तब्दील कर दिया गया। 1947 में जम्मू कश्मीर भारत में शामिल तो हो गया, लेकिन उसकी परिस्थितियां बाकी रियासतों से अलग थी। इसलिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को कुछ विशेष संवैधानिक व्यवस्थाएं दी गईं। इसका मतलब यह था कि जम्मू और कश्मीर का अपना संविधान था, राज्य का अपना अलग झंडा भी था। भारत की संसद के सभी कानून अपने आप जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हो सकते थे। कई मामलों में राज्य सरकारों की सहमति आवश्यक थी। 1954 में राष्ट्रपति के आदेश से अनुच्छेद 35A जोड़ा गया। 35A आखिर क्या था? 35A के तहत जम्मू कश्मीर को यह अधिकार था कि वह तय करे कि स्थायी निवासी कौन होगा। कृषि और भूमि और कई प्रकार की संपत्ति खरीदने का अधिकार मुख्य रूप से स्थानीय निवासियों को था। राज्य सरकार की कई सरकारी नौकरियां केवल स्थानीय निवासियों के लिए थी। इन अनुच्छेदों के कारण जम्मू कश्मीर में देश के बाकी हिस्सों से अलग कानून, अलग झंडा और अलग संविधान रहा, जिससे वहां के स्थानीय नागरिकों और बाहरी भारतीय नागरिकों के बीच दूरियां बढ़ी तथा अलगाववाद की भावनाओं ने जन्म ले लिया। लोगों का कहना है कि नेहरू सरकार और उसके बाद की कांग्रेस सरकारों को धीरे धीरे इस अनुच्छेद को निष्क्रिय कर देना चाहिए था। इसके विपरीत कांग्रेस ने इसे दशकों तक बनाए रखा, जिससे कश्मीर में यह धारणा मजबूत हो गई कि उनका भारत में विलय पूरी तरह से अंतिम नहीं है। आगे 1954 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक आदेश के द्वारा अनुच्छेद 35A को संविधान में जोड़ा। इसके लिए संसद में कोई चर्चा नहीं की गई। कानूनी विशेषज्ञों के अनुसार किसी नए
अब बात कर लेते हैं तारीख 19 जनवरी 1990 की। यह केवल कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि यह आधुनिक इतिहास का वो काला पन्ना है जिसने रातों रात एक पूरी कौम को उनकी सदियों पुरानी जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। उस रात मस्जिदों और सड़कों के लाउड स्पीकर्स में कश्मीरी पंडितों को भड़काने और डराने वाले नारे लगाए जा रहे थे। घाटी में भय का माहौल बनाने के लिए समुदाय के नेताओं, जजों और सरकारी अधिकारियों की खुलेआम हत्या कर दी गई। महिलाओं पर घोर अत्याचार किया गया, यहाँ तक कि बच्चों और बुजुर्गों की सरेआम दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई। अपना जीवन और सम्मान बचाने के लिए कश्मीरी पंडित अपनी जमीन, अपने आलीशान घर सब कुछ छोड़कर रातों रात निकल गए। जो लोग कल तक कश्मीर के आलीशान घरों में रह रहे थे, आज वो जम्मू और दिल्ली के तंग रेफ्यूजी कैंप के टेंट के नीचे रहने को मजबूर हो गए थे। इस दर्दनाक घटना को सालों बीत चुके हैं, पीढ़ियां बदल चुकी हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों का अपने घर वापस जाने का सपना आज भी अधूरा है। इस नरसंहार ने केवल एक समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि यह भारत की आत्मा में, कश्मीरी पंडितों की आत्मा में लगा वो घाव है जो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रहा है। तो ये थी कश्मीर के इतिहास की पूरी यात्रा। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो उपयोगी लगा होगा। तो आज की समीक्षा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।